आज हम हॉल प्रभाव के बारे में बात करेंगे, हॉल इफ़ेक्ट के बारे में। कल हमने जो अब्रप्ट जंक्शन लिया था उसके अंदर परिवर्तित जो प्रतिघात की युक्ति थी वो वेरेक्टर कही जाती है। तो हमने उसकी एप्लीकेशन देखी कि यदि हमारा जंक्शन अब्रप्ट जंक्शन है, सहसा परिवर्तन जंक्शन है, तो उसको हम कहाँ उपयोग में कर सकते हैं, वहाँ हम उसको वेरेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इसका उपयोग तरंग, सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी में होता है। तो अब आज हम ले रहे हैं हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट है क्या? जब किसी चालक प्लेट पर एक दिशा में, माना हमारे पास 3 दिशाएं हैं, एक्स वाई जेड, तो मान लीजिए हमने जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया है तथा एक्स दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दोनों के परस्पर लंबवत दिशा में चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को हॉल प्रभाव कहते हैं। तो संतुलन अवस्था में अब होगा क्या कि जब हमने इस पे बल लगा तो बल के प्रभाव में आवेश का अपवाह होगा। तो हॉल प्रभाव की कल्पना के लिए माना एक तांबे की पट्टिका में एक्स दिशा में IX धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस तांबे की पट्टिका पर, ये हमारी तांबे की पट्टिका है, तांबे की पट्टिका पर चुंबकीय क्षेत्र BZ, जो कि हमारे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, लगाया जाता है। तो गतिशील आवेश वाहक चुंबकीय बल, जो हम जानते हैं चुंबकीय बल होता है V, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अपवाह वेग होगा, तो QVD क्रॉस B का अनुभव करते हैं, जिसके कारण आवेश वाहक बल की दिशा में अपवाह करेंगे। यदि पट्टिका के M तथा N, ये पट्टिका का M और N सिरा है, भारी रूप से जुड़े नहीं हों, तो चालक के एक सिरे पर आवेश वाहकों का जमाव तथा दूसरे सिरे पर आवेश वाहकों की कमी हो जाएगी। बल के कारण आवेश वाहक इधर आएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो आवेश वाहक जो इधर आए उनकी यहाँ N की तरफ कमी हो जाएगी। तो चालक के एक सिरे पर आवेश का जमाव होगा और दूसरे पर कमी होगी। ये आवेश वाहक पट्टिका के सिरों पर लगातार एकत्रित नहीं होते जाएंगे। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है आवेश वाहक का विस्थापन अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र EH उत्पन्न कर देगा। ये आवेश के विस्थापन से ये माइनस हो गया पट्टिका पे, ये प्लस चार्ज हो गया, यहाँ कमी हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, कमी होने से होल हो गए, तो ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसे हम EH बोलते हैं, जो चालक के अंदर आवेश वाहकों के अपवाह का विरोध करेगा। जब चुंबकीय बल का मान विद्युत बल के बराबर एवं विपरीत हो जाएगा, तब आवेश वाहकों का अपवाह रुक जाएगा। ये एक संतुलन की स्थिति होगी, फलस्वरूप संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाएगी। संतुलन अवस्था पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र EH को हॉल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो EH हमारा कहलाता है हॉल विद्युत क्षेत्र। तो संतुलन अवस्था में क्या होगा? आवेश वाहक पर लॉरेंज बल होगा, क्योंकि वहाँ स्थिर चार्ज था, फिर उसमें गति हुई, तो गतिमान चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड हम लगा चुके हैं, तो हमारे पास दोनों ही चार्ज अवस्था के चार्ज उपलब्ध हैं, मतलब उस पर QEH फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण VD क्रॉस B फोर्स भी लग रहा है Q के साथ, जहाँ आवेश वाहक का आवेश Q तथा अपवाह वेग D है। अब हम EH को क्या बताएंगे? EH इज इक्वल टू माइनस VD क्रॉस B। अब ये जेड दिशा में है तो हम इसका घटक ले लेंगे और ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस हट जाएगा, और EH इज इक्वल टू VD BZ। तो धारा IX के X दिशा में धारा, तो IX से तो हम डेंसिटी धारा घनत्व भी ले सकते हैं। तो धारा IX के प्रभाव के कारण धारा घनत्व क्या हुआ? JX को लिखेंगे NQVD, जैसा हम पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ N आवेश वाहकों की संख्या प्रति एकांक आयतन है। अब यहाँ से हम इन समीकरणों का उपयोग करते हुए हॉल नियतांक निकालेंगे। अब हॉल नियतांक निकालने के लिए ये समीकरण हमें पता है, तो हमने 2 समीकरण का उपयोग किया,
जिसमें हमें EHJXBZ की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने देखा VD और यहाँ पे भी VD है, तो VD का मान यहाँ से लेके इस समीकरण में रख दिया, और चूंकि हमें EH/JXBZ टर्म चाहिए, जब आप VD का मान यहाँ से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, JX/NQ, परंतु हमें EH के नीचे चाहिए BZJX, तो यहाँ ऊपर से BZJX को नीचे ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/NQ। तो ये हमें ये कांस्टेंट लेना है, क्योंकि ये कांस्टेंट ही हॉल कांस्टेंट कहलाता है। तो हमने इसमें जब सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें से टर्म अलग कर ली, EH/JXBZ, मतलब ये हॉल का विद्युत क्षेत्र, ये आपका परपेंडिकुलर लगाया गया घटक मैग्नेटिक फील्ड का, ये x दिशा में धारा घनत्व, इसका रेशियो हमारा हॉल नियतांक कहलाता है, और वो किसके बराबर है 1/NQ। तो हम ये याद रखेंगे EH/JXBZ है अनुपात, ये हॉल अनुपात हॉल नियतांक कहलाता है, और इसको हम हॉल नियतांक को RH लिख देते हैं, H सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं ये बताने के लिए हॉल नियतांक है। तो EH/JXBZ हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये टर्म है तो ये हॉल नियतांक है, और ये किसके बराबर होगा 1/NQ। तो अब ये जो धारा घनत्व है JX, चुंबकीय क्षेत्र BZ तथा इनसे प्रेरित हॉल विद्युत क्षेत्र EH का प्रायोगिक मापन कर हॉल नियतांक या गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। हॉल गुणांक के मापन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। पहले हॉल गुणांक द्वारा आवेश वाहक की प्रकृति का पता चलता है। यदि हॉल गुणांक RH ऋणात्मक होता है तो चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि हॉल गुणांक धनात्मक प्राप्त होता है तो आवेश में आवेश वाहक धनात्मक होते हैं। तो इस सारणी में कुछ धातुओं के हॉल गुणांक दे रखे हैं। तो हॉल गुणांक का यूनिट भी देख लीजिए आप, ये होता है यदि आवेश वाहकों के आवेश Q को इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर मान लें तो हॉल गुणांक RH चालक में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने देखा था हमारे पास हॉल गुणांक का रिलेशन हमने याद कर लिया है, EH/JXBZ इज इक्वल टू 1/NQ, 1/NQ था। तो ये चार्ज है, ये हॉल गुणांक है RH। तो आपने देखा है नीचे है, तो RH आवेश वाहकों की संख्या के और उसके चार्ज के क्या हुआ व्युत्क्रमानुपाती हो गया। चार्ज कम है तो हॉल गुणांक ज़्यादा होगा, संख्या कम है तो हॉल गुणांक ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कम हॉल गुणांक वाले चालक में अधिक आवेश वाहक तथा अधिक हॉल गुणांक वाले चालक में कम आवेश वाहक होते हैं। तो हमने उल्टा बोल दिया, जैसे अगर हॉल गुणांक ज़्यादा है तो उसमें आवेश वाहक कम होंगे, अगर आवेश वाहक कम है तो हॉल गुणांक ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है, जिससे हम संख्या घनत्व भी बता सकते हैं और आवेश वाहकों को भी बता सकते हैं। तो हॉल गुणांक द्वारा आवेश वाहकों की गतिशीलता का परिकलन। अब हमने देखा ये हमारी गतिशीलता है, मोबिलिटी का जो अपवाह वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो संबंध होता है ये हमें याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू VT/EX। जहाँ प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र EX द्वारा आवेश वाहकों को अपवाह वेग VT है। अब इसमें हम VT का मान रखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू EH/EX BZ हो जाएगा। यहाँ पे म्यू है आपका, VT का मान रख लिया आपने, VT बराबर हो गया EH/BZ, तो ये हो जाएगा phi/BZ। अब फाई जो हमने एक कांस्टेंट लिया है जिसे हम हॉल कांस्टेंट कहते हैं, और ये कांस्टेंट लिया है हमने EH/EX, तो फाई म्यू गतिशीलता हो गई, इसको कांस्टेंट रख दिया हमने और नीचे BZ लिख दिया। तो ये जो फाई है ये भी हमें ध्यान रखना है, EH/EX ये हॉल एंगल कहलाता है। तो अब इसका मान हम समीकरण में रखेंगे
जो हमारे पास आर एच इज इक्वल टू ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यू है, तो हमें म्यू इज इक्वल टू जे एक्स अपॉन ई एक्स आर एच मिल जाएगा। हमारे पास आर एच है इज इक्वल टू ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड, और मोबिलिटी में हमें रखना है, हमें ये टर्म मोबिलिटी के रूप में लेनी है, तो ई एच अपॉन बी जेड का मान क्या हो जाएगा, म्यू ई एक्स। तो यहाँ से हम म्यू निकाल लेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू जे एक्स अपॉन ई एक्स इंटू आर एच। तो हॉल गुणांक द्वारा की चालकता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चालकता का सूत्र हमें पता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू जे एक्स अपॉन ई एक्स। तो अब हम इसमें समीकरण में मान रख देंगे, तो हमारे पास मतलब जे एक्स और ई एक्स का मान रख देंगे हम यहाँ से। तो जे एक्स अपॉन ई एक्स क्या हो गया, इसको आर एच को नीचे ले लीजिए, तो ये म्यू अपॉन आर एच हो गया। तो चालकता और हॉल कांस्टेंट का ये संबंध हो गया। तो सिग्मा इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर एच। तो हॉल नेतांक तथा चालकता में संबंध, तो हॉल नेतांक और चालकता में संबंध ये हो गया सिग्मा इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर एच।